हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, मैं आज से लगभग हर दिन एक वीडियो आपको देता जाऊंगा और इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। कक्षा 12 यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। ये पहला चैप्टर है, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ये पहला चैप्टर है, एकदम स्टार्टिंग से चालू है। आप बढ़िया एक नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि आप हमेशा हमेशा वीडियो नहीं देखते रहेंगे। बढ़िया एक बार वीडियो देखिए, नोट्स बनाते जाइए। नोट्स के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप नोट्स आसानी से बना सकें, इस अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ। और पहला चैप्टर जो है, तो चलिए देखते हैं बच्चों कैसे इसको कंप्लीट करें। इसको कंप्लीट करने के लिए मैं इसके दो पार्ट कर लिया हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं ये 4 वीडियो आपको दूंगा और इस नाम से वीडियो आएंगे और इनका जो भी डिटेल है इनमें बताया जाएगा। पहला रहेगा वैद्युत आवेश के नाम से पहला वीडियो रहेगा, दूसरा रहेगा वैद्युत बल, तीसरा वैद्युत क्षेत्र और चौथा जो वीडियो रहेगा वैद्युत द्विध्रुव के नाम से रहेगा। इसी तरह पार्ट 2 में लगभग 3 वीडियो दूंगा, इसमें से क्षेत्रफल, सदिश और वैद्युत फ्लक्स एक वीडियो में दे दूंगा। दूसरा जो आपका वीडियो रहेगा गाउस की प्रमेय और जो तीसरा वीडियो रहेगा गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग। मतलब ये 4 हेडिंग हमें पार्ट 2 में पढ़ना है। जब ये दोनों पार्ट 1 और 2 पढ़ लेंगे तो ये पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। बच्चों, एक चीज और बता दूं कि जब हम वैद्युत आवेश पढ़ेंगे तो पूरी की पूरी चर्चा एक वीडियो में करी जाएगी। उसमें कैसे सवाल आते हैं, सवाल भी कुछ कराए जाएंगे। वैद्युत आवेश का पूरा डिटेल जो आपके यूपी बोर्ड या अन्य कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है, पूरा का पूरा डिटेल एक एक वीडियो में मैं देता जाऊंगा। तो चलो ठीक है बच्चों, चालू करते हैं। आज पहले पार्ट की पहली हेडिंग वैद्युत आवेश। चलिए ठीक है बच्चों, देखते हैं वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश बच्चों समझने के पहले हम लोग वैद्युत समझें कि वैद्युत क्या है। तो वैद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वैद्युत। देखिए, इसका कुछ इतिहास है जिसको हम थोड़ी चर्चा कर लें, और इतना बड़ा इशू नहीं है कि रटना ही पड़ेगा, तो इसको बारे में थोड़ी चर्चा बस कर ले रहे हैं। तो लगभग 600 ईसा पूर्व की बात करी जा रही। एक वैज्ञानिक थे थेल्स, उन्होंने देखा सर्वप्रथम कि यदि किसी अंबर को ऊनी कपड़े से रगड़ दिया जाए, ऊन से रगड़ दिया जाए, तो अंबर में हल्के हल्के अति सूक्ष्म कणों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। देखा, उन्होंने चर्चा करी, लेकिन क्यों होता है, क्या रीजन आ गया, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दे पाए। बस इतनी सी बात कह के वो रह गए, बाकी कोई बात ही न करी गई। फिर लगभग 2600 वर्ष पहले की बात है बच्चों, ये लगभग आज से, क्योंकि आज 2000 चल रहा है, तो 2000 ईस्वी हो गया। ऐसा पूर्व मतलब 1 ईस्वी के पहले, 600 वर्ष पहले, तब की बात है बच्चों, बहुत पुरानी बात हो गई। तब केवल थेल्स ने ये सोचा और बताया कि ऐसी चीज घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसके बाद 1600 ईस्वी में देखिए दूसरी घटना देखने को मिल रही। एक वैज्ञानिक थे गिलवर्ट, इन्होंने क्या करा था, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने जैसे थेल्स ने इसमें और इसके बीच देखा कि अंबर जो है हल्के कणों को आकर्षित कर रहा है, ऐसे गिलवर्ट ने अन्य कणों पर भी देखा। जैसे हम कांच की रॉड ले लें और रेशम ले लें, उनको आपस में रगड़ दें, तो जो कांच की रॉड है वो छोटे छोटे कणों को, कागज को, धूल के कणों को आकर्षित करने लग रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ। और देखा जैसे आपनूस की छड़ ले लें, बिल्ली की खाल ले लें, तो भी ऐसा प्रैक्टिकल देखने को मिला। और आपको अगर करना है घर में प्रैक्टिकल, तो सूखे बालों, तेल ना लगाओ, और एक आप पटरी ले लो कांच की, उसे रगड़िए। तो आप पटरी को, फिर इसके बाद जो धूल उल के कण बहुत छोटे छोटे से, कागज के छोटे छोटे टुकड़े काट के रख लीजिए, पटरी पास में ले जाइए, तो चिपक रहे हो। या आप ऐसे हाथ के पास रहिए, तो जो रुए हैं ये इसमें चिपकने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये गिलवर्ट ने भी ये क्वेश्चन उठाया कि सब ये क्या है, क्या हो रहा है।
लेकिन इन दोनों ने कोई इसका नया नाम नहीं दे पाए और ना इसके बारे में कुछ और डिटेल दे पाए, केवल ये बताया कि ऐसा हो रहा है, लेकिन क्या है हमें नहीं पता। फिर 1646 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आया ब्राउन वैज्ञानिक ने इस घटना को और डिटेल से देखा, प्रयोग किया, समझा। इसके बाद उन्होंने इस घटना का नामकरण कर दिया। उसका नामकरण करा गया इलेक्ट्रिसिटी, यानी वैद्युत नाम उसका दिया गया, और इसकी एक परिभाषा भी उन्होंने बना दी। तो वैद्युत क्या है उनके अकॉर्डिंग, जैसा उन्होंने प्रैक्टिकल करा, ये गिलबर्ट वैज्ञानिक और थेल्स वैज्ञानिक जो पहले से देखे गए थे उनके बारे में समझा, और पूरा प्रैक्टिकल करने के बाद उन्होंने बताया कि वह अज्ञात शक्ति जिसके कारण पदार्थ अति सूक्ष्म कणों को आकर्षित करने लगता है, उसे वैद्युत कहते हैं। और एक डिफिनीशन दे दी, कहते हैं, चलिए बच्चों, ये 1646 ईस्वी में ब्राउन ने इसका नामकरण रखा कि जो इस तरह से आकर्षण का गुण उत्पन्न हो रहा है, एक वस्तु को दूसरे वस्तु में रगड़ रहे हैं और वस्तुओं में देखने को अधिकांशतः मिल रहा है कि छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ खींच रहा है। ये क्या है? वैद्युत। आज से हम इसको वैद्युत कहेंगे। और इस अज्ञात शक्ति जिसके कारण ये गुण उत्पन्न होता है उसे वैद्युत कहा जाएगा। इस तरह से उन्होंने डिफिनेशन दे दी। तो चलो बच्चों, वैद्युत समझे, ये है वैद्युत। तो आप इसको अपनी भाषा में लिख लेंगे कि लगभग 600 ईसा पूर्व पहले थेल्स वैज्ञानिक है, उन्होंने अंबर को ऊन से रगड़ा और देखा कि अंबर अत्यंत सूक्ष्म कणों को आकर्षित करने लगता है। इसके पश्चात 1600 ईस्वी में और वैज्ञानिक आए, लेकिन जो उन्होंने ज्यादा उसको आगे बढ़ाया उसकी बात कर रहे हैं। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे गिलबर्ट। उन्होंने देखा कि जैसे अंबर को ऊन से रगड़ा जाए तो अंबर में आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, ऐसे अन्य पदार्थों में भी घटना देखने को मिली। एक आध घटना उन्होंने सामने रखी। जैसे अभी मैंने बताया कि कांच की छड़ को किससे रगड़ दिया जाए, बोलिए, रेशम से। आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से। ऐसे 2-4 उदाहरण उन्होंने रखे। ये चीज घटना देखने को मिलती है, लेकिन इन दोनों वैज्ञानिकों ने ये घटना किस कारण हो रही है, क्या है, कुछ भी नहीं बता पाए। इसके बाद 1646 ईस्वी में वैज्ञानिक आए ब्राउन, और ऐसी घटनाओं का नाम उन्होंने वैद्युत रखा, यानी नामकरण किया, और एक परिभाषा भी दे दी। वह अज्ञात शक्ति जिसके कारण पदार्थ अति सूक्ष्म कणों को आकर्षित करने लगता है उसे हम वैद्युत कहते हैं। तो चलो ठीक है बेटा, पहले हेडिंग डाल के लिखो। लिख लो बेटा, तुरंत लिखें। चलिए बच्चों, लिख गया होगा। चलिए बच्चों, एक चीज और समझते हैं। बात यह है कि सर्वप्रथम नींव किसने रखी वैद्युत की? तो आप बताएंगे सर 1600 ईस्वी में थेल्स ने रखी थी। तो चलिए, थेल्स ने एक बात करी थी कि यदि अंबर को हम लोग ऊन से रगड़ रहे हैं तो इसमें अति सूक्ष्म हल्के कणों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हुआ था। तो इसलिए इनके सम्मान में अंबर को ग्रीक भाषा में ऐसा लिख लें, अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी इनके सम्मान में अंबर को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया, कहते हैं। ये नोट करके बेटा उसी के नीचे लिखे, लिखते जाओ। चलिए ठीक है, अब आगे हेडिंग डालते हैं। हेडिंग हम लोग डालते हैं वैद्युत आवेश। हेडिंग डालो बेटा, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, वैद्युत
आवेश। हाँ बच्चों, इंग्लिश में लिखे इलेक्ट्रिक, ELECTRIC इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। तो चलिए ठीक है, देखते हैं बेटा। तो इसमें ये देखा गया अभी तक जो देखा गया बच्चों, तो हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी पदार्थ में जब उनको आपस में रगड़ दिया जाता है तो आकर्षित करने, छोटे कणों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ये मान लीजिए मैं एक पदार्थ ले लिया, बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, इस कारण ऐसा होता है। चलिए ठीक है, तब भी देखते तो एक में पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, इसमें निगेटिव। ऐसे ही दूसरा कोई पदार्थ ले गया, इसमें मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसमें आ गया निगेटिव चार्ज। अब मान लीजिए इसको और इसको एक दूसरे के समीप ले जाए तो प्रतिकर्षण करने का भी गुण उत्पन्न होता है। जैसे माइनस को माइनस के समीप ले जाए, प्रतिकर्षण करने का गुण उत्पन्न होता है। तो हम सीधा सीधा एक लाइन पे अर्थ ये बोला करते हैं, या इसकी परिभाषा ऐसे बोलते हैं कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। हेडिंग डालो बेटा विद्युत आवेश और उसको लिखे, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण, जिसके कारण पदार्थ में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा पदार्थ में वैद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ में वैद्युत चुंबकीय प्रभाव, ये जो घटनाएं हैं अत्यंत सूक्ष्म कणों को आकर्षित करने का गुण है, जो इसे हम कह रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रभाव का गुण उत्पन्न हो जाता है, का गुण उत्पन्न हो जाता है। लिख लिया बेटा? चलिए ठीक, आपने डिफिनेशन लिख ली, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं सूत्र। डिफिनेशन बच्चों समझ में आई ना? या आप ऐसा बोले कि वह भौतिक राशि जिसके कारण किसी पदार्थ में, वह भौतिक राशि है, ये एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके कारण किसी पदार्थ में विद्युत चुंबकीय प्रभाव जैसी घटनाएं उत्पन्न हो जाए। यानी मान लो ये एक मेरे पास पदार्थ है, इसमें कोई एक ऐसी शक्ति आ गई, ये एक ऐसा गुण आ गया, ये एक ऐसी इसमें राशि और उत्पन्न हो गई जिसके कारण ये पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों को आकर्षित करने लगा, विद्युत चुंबकीय प्रभाव की घटना देने लगा, घटना प्रभाव, ये प्रभाव दिखाने लगा, प्रदर्शित करने लगा। तो इसके अंदर जो भी आया उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत आवेश कहते हैं। वही चीज अभी हम लोगों ने लिखा है। चलिए ठीक है, सूत्र लिखिए। मान लीजिए एक पदार्थ ये था, दूसरा पदार्थ ये था। अब इनको आपस में मैंने रगड़ दिया जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इसमें चले गए। अब जब इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए तो इनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ। चलिए बच्चों सूत्र लिखते हैं। विद्युत आवेश की परिभाषा समझ गए, सूत्र लिखते हैं। मान लीजिए किन्हीं दो पदार्थों के बीच n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाए, एक से दूसरे में चले जाए, तो उस समय क्या हुआ करता है कि जिससे इलेक्ट्रॉन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन त्यागे उसमें पॉजिटिव चार्ज, यानी उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गया उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, तो इसमें अधिकता हो जाएगा। और मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, इसमें निगेटिव चार्ज होगा, और n इंटू ई आपका ए प्लस का हुआ, n इंटू ए माइनस का हुआ। तो इनके बीच जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण जो आवेश उत्पन्न हुआ, तो Q बराबर हम लोग लिखा करते हैं प्लस माइनस n इंटू ई। n क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है? इसको कहते हैं मूल आवेश। मूल आवेश यानी किसी भी पदार्थ का जो न्यूनतम आवेश होता है उसे मूल आवेश कहते हैं। इसका मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है, और इसके बारे में सर्वप्रथम मिलिकॉन ने बताया था। मिलिकॉन ने बताया था 1909 में ये बात करी थी, और ये सूत्र आपका बन गया। तो आपको ऐसे लिखना है, सूत्र रेटिंग डालो, फिर मैं बोले दे रहा हूं आपको। ये बोलना है यदि पदार्थों के बीच n इलेक्ट्रॉन, यदि किन्हीं दो पदार्थों के बीच n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो
यदि दो पदार्थों के बीच n इलेक्ट्रॉन स्मॉल n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो तो इनका आवेश Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई, आवेश को Q से व्यक्त करते हैं। चलिए ठीक, ये लिख लीजिएगा, उसी के नीचे जहां करके लिख लीजिएगा और इसका डिटेल लिख लीजिएगा। चलिए ठीक है, एक सूत्र और देखें। ये तो पहला सूत्र था, दूसरा सूत्र देखते हैं। दूसरा सूत्र था, मान लीजिए कि किसी चालक में जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, I एम्पीयर की धारा t सेकेंड तक प्रवाहित की जाए, तो इस चालक में जो स्थानांतरित आवेश होगा तो Q बराबर I इंटू टी, I गुणे टी होता है। यदि इसमें I एम्पीयर की धारा t सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो स्थानांतरित आवेश की जो मात्रा है Q बराबर I इंटू टी होता है। तो चलो बच्चों ये लिख लें, ये दो सूत्र मिल गए आपको। चलिए ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सूत्र हो गए बीमा, राशि, मात्रक, ये सब चीजें लिख ली जाए। तो बीमा लिख लें बच्चों, बीमा लिख लिया जाए, राशि लिख ली जाए, मात्रक लिख लिए जाए। चलिए ठीक है बच्चों, लिख रहे हैं। तो बीमा देखते हैं पहले। तो Q बराबर आपने देखा, Q बराबर सूत्र n इंटू ई है और दूसरा सूत्र है Q बराबर I इंटू टी। और अगर आपको पता हो तो I जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा एक मूल राशि है और t टाइम है, टाइम भी मूल राशि है। इसकी बीमा ए होती है, इसकी बीमा एल होती है। तो आप AT लिख सकते हो, सॉरी टाइम की t होती है तो AT लिख सकते हो। टाइम की t होगी बीमा तो AT, यानी इसकी बीमा AT। राशि कौन सी? तो राशि पे अदिश लिख लें। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये भी विद्युत धारा भी एक अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है और अदिश से अदिश का गुणा अदिश ही मिलता है, ये रीजन होता है। तो एक अदिश राशि है। चलिए मात्रक देखते हैं। तो मात्रक को पद्धतियों में चेंज कर लें, यस आई में, यम के यस ए में, CGS में, और कुछ अन्य मात्रक भी देख लें, अन्य मात्रक भी देखेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, देखते हैं। यस आई पद्धति में जो मात्रक होते हैं बच्चों, यस आई पद्धति में इसका जो मात्रक होता है चूंकि कूलाम होता है, जिसको हम C से व्यक्त करेंगे। कूलाम क्यों होता है? क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने देखा, ब्राउन ने जो नामकरण करा वैद्युत के बारे में हम लोगों ने समझा। अब इसमें केवल ये समझे थे कि आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन कितना आकर्षण बल लगाएंगे, कितना प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। कूलाम ने पहली बार इसके बारे में चर्चा करी कि इन्हीं दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो किस तरह से लगेगा, कितना लगेगा, इसी को हम लोग वैद्युत बल कहते हैं। और यह जो है दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणन के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे करके उन्होंने एक नियम दिया था जिसे हम कूलाम के नियम से जानते भी हैं। तो कूलाम ने इनके बारे में जो ये सोच थी, ये पूरा का पूरा आवेशों के बारे में सोचा जा रहा था, उसको थोड़ी और आगे बढ़ाया। इसलिए उनके सम्मान में आवेश का जो मात्रक है उसे कूलाम रख दिया गया। यम के एस में आप यहां से निकाल लो, इसका मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो एम्पियर सेकंड लिखा जा सकता है या लिखते हैं। इसी तरह CGS में अगर हम लिखें तो इसको हम लोग लिखा करते हैं स्टैट कूलाम, या इसी को हम लोग लिखते हैं ESU। ESU का जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, बच्चों लिख लें। और अन्य मात्रक भी है, कुछ अन्य मात्रक भी हैं। जैसे एक मात्रक होता है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, इसलिए उनका भी सम्मान में, सबका सम्मान ही बड़ा है, उनके भी सम्मान में एक मात्रक रखा गया फ्रैंकलिन, एक रखा गया फैराडे और एक रखा गया तीसरा EMU। ये मात्रक रखे गए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मात्रक मिल गए, टोटल इतने मात्रक होते हैं। तो आप लिख सकते हैं, बेटा लिख लो। चलिए ठीक है। इसके बाद बीमा, राशि, मात्रक, अन्य मात्रक। इसके बाद संबंध देख लिया जाए, इन मात्रकों के बीच क्या संबंध है, इन मात्रकों के बीच क्या संबंध है। जैसे एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर मीटर, यम बना है, एम्पियर सेकेंड, सॉरी एम्पियर मीटर शायद मेरे मुंह से निकल गया था, एम्पियर सेकेंड, ये मतलब ये आपस में बराबर होते हैं, एम के और यस आई पद्य। अब ये आया
आपका ये वैल्यू आई, तो हम इससे लिखें 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुणे 10⁹ ESU, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। चलिए ठीक बच्चों, अब हम ये भी लिख लें, यानी एक जो EMU है वो 10 कूलाम के बराबर होता है, और अगर इसमें गुणा कर दें तो 3 गुणे 10⁻10 ESU के बराबर हो जाए। चलिए बच्चों बहुत अच्छा, आगे ये भी हो गया, और भी लिख लें। और कोई बच रहा है? हाँ, फैराडे बच रहा है। फ्रैंकलिन तो ESU को ही फ्रैंकलिन कह रहे हैं, फैराडे बच रहा है। तो एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है, कूलाम होता है। ये संबंध हो गया। और यहाँ पर आप नोट करके भी लिख लें, बीच बीच में नोट करके लिखते रहा करें, कोई दिक्कत नहीं है। जो सबसे बड़ा मात्रक है किसका? आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो फैराडे होता है, और जो सबसे छोटा मात्रक होता है, सबसे जो छोटा मात्रक है उसको हम लोग कहा करते हैं फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन 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 कहते हैं। चलिए बच्चों यहां तक लिख लिया, लिखो बेटा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। फैराडे हो गया, फ्रैंकलिन हो गया, बीमा-रास मात्रक संबंध हो गया। इसके बाद इसमें क्या लिखा जाए? बीमा-रास मात्रक संबंध। अब इसके बाद इसके प्रकार लिख ले जाए, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों आवेश 1775 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए, अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन। इन्होंने आवेश के बारे में पूरा प्रैक्टिकल करा, और फाइनली आवेशों के 2 प्रकार रखे। आवेश को कहा कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक को हम कहा करते हैं धन आवेश, और दूसरे को कहा करते हैं ऋण आवेश। ऋण आवेश, और इनकी कुछ ऐसे परिभाषा दी गई कि यदि ऐसे देखो बेटा, मान लीजिए कोई पदार्थ ले लूं, इसमें मान लीजिए 29 इलेक्ट्रॉन है और 29 प्रोटॉन है, पॉजिटिव है, तो इसका नेट आवेश 0 है। अब जब दूसरे से घिस दिए, कोई दूसरा एक पदार्थ और ले ले, मान लीजिए 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है, मान लीजिए इनको घिस दिया जाए और इनके बीच इलेक्ट्रॉन चले गए, मान लीजिए 2 3 जो भी मानने, 2 इलेक्ट्रॉन में मान लो चले गए, तो इधर इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ 27 बचता, और यहाँ आप देखिए तो यहाँ 2 और तो 19 हो जाता। अब आप देखिए इसके कुल आवेश तो प्लस का 2E आ जाता, और इसमें देखिए चूंकि माइनस का 19 है, प्लस का 17, ये 19 है, ये प्लस के, तो माइनस का 2E बच जाता। घटा के देखिए, तो यहां से उन्होंने डिफिनेशन बनाई, और हम लोग भी यहीं से डिफिनेशन देते हैं। डिफिनेशन कैसे देते हैं कि यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, देखिए 29 प्रोटॉन है और 27 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, तो ऐसे पदार्थ में जो आवेश होगा वो धन आवेश होगा। तो हेडिंग डाले धन आवेश, और ऋण आवेश धन आवेश पे लिखिएगा यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, तो यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो इन पर उपस्थित आवेश धनावेशित होता है, धनावेशित होता है। लिख ले बेटा, और इसी का अपोजिट यहां लिख लो। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, कमी की जगह अधिकता कर लो, तो इन पर उपस्थित आवेश ऋणावेशित होता है। लिखो, अपने से खुद से लिखो, लिखते जाओ। चलिए लिख गया। चलिए ठीक है, देखते हैं। आवेश के प्रकार भी हो गए, फ्रैंकलिन ने बताया था, ऐसे कुछ बताया था। तो बीमा, राशि मात्रक, अन्य मात्रक, संबंध, प्रकार। प्रकार के बाद हम लोग देखें इनके कुछ गुण देख लिए जाए।
प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो इनके गुण देख लीजिए। तो चलिए बेटा इसके गुण देखते हैं। हाँ बच्चों आगे देखते हैं, हेडिंग डालो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। पहला इसमें लिख लिए कि आवेशों में जो गुण होता है, आवेश संरक्षित रहता है, आवेश संरक्षित रहता है। देखते हैं बेटा इसमें कैसे हम लोग समझें। तो इसमें आवेश संरक्षित रहता है तो हम थोड़ी ऐसे समझे बेटा कि मान लो मैं 92 U238 ले लूं, 238 यूरेनियम है, इससे एक अल्फा कण निकल जाए तो 2He4 निकल गया। तो इसमें जो बचा करता है 90 थोरियम 234। अच्छा पहले यहां पर देखो तो कितने चार्ज हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 92 हैं। अब बाद में देखिए तो भी कितने हैं, 92 हैं। इसका मतलब केवल पदार्थ बदल गया, यूरेनियम से थोरियम बदला है लेकिन आवेश नहीं बदला है। अब देखिए अभी भी उतने ही आवेश है। या ऐसे समझे, मान लीजिए पहला उदाहरण, दूसरा हम ऐसे कुछ ले लें। मान लीजिए मैंने क्या किया, दो पदार्थ ले लिए, पहला ये दूसरा ये, ए और बी। ये आवेश रहित है यानी इनका कुल आवेश कितना है, 0। अब हम लोग क्या करें, यदि मान लीजिए इससे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले जाए तो आपको पता है कि इसमें प्लस का 2e उत्पन्न हो जाएगा और इसमें माइनस का 2, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। अभी भी इनके चार्ज देखिए तो 0 ही है, यानी आवेशों का स्थानांतरण किया जा सकता है, आवेश उत्पन्न और नष्ट नहीं किया जा सकता। अब कहे तो सर इसमें तो 2e इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पन्न हुआ है। ये पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं, पर्सनल किसी पिंड की बात नहीं कर रहा हूं, पर्सनल किसी पदार्थ की बात नहीं कर रहा हूं। तो हम लोग कुछ ऐसे बोलते हैं, हेडिंग डालो आवेश संरक्षित रहता है, उसमें मैं लिखवा रहा हूं, आप लिखते जाइए और ये दोनों उदाहरण उतार लीजिएगा। तो चलो बच्चों लिखते हैं। तो ऐसे लिखिएगा, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। इसे केवल किसी निकाय के विभिन्न पदार्थों के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है। किसी निकाय के विभिन्न वस्तुओं के बीच या विभिन्न पदार्थों के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे ये करके दोनों उठा लीजिए, लिखो बेटा, लिख गया। चलिए दूसरी हेडिंग डालिए, आवेशों में क्वांटीकरण का गुण होता है। दूसरा नंबर, आवेशों में क्वांटीकरण का गुण होता है। तो इसमें आपको कैसे लिखना है, या पहले समझो क्वांटीकरण है क्या। मान लीजिए एक पदार्थ ये था ए, मान लो ये पदार्थ मान लीजिए बी था, इनके बीच इलेक्ट्रॉन गए तो इलेक्ट्रॉन 1 जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 6 जा सकते हैं, मतलब कुछ भी जा सकते हैं। लेकिन कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, 3.235 नहीं जा सकते, ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ा ही नहीं जा सकता, आवेश संरक्षित है। मान लीजिए मैं एक आपको ऐसा उदाहरण दूं, एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए और उसको कह दीजिए इसको तोड़ के दिखा दो, इसके कई टुकड़े करके दिखा दो, 2-4 टुकड़े करके दिखा दो, जो भी आपको करना हो कर लो, उसे आग में झोंक दो, बम ब्लास्ट कर दो, लेकिन जब भी निकलेगा 1 इलेक्ट्रॉन उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब अगर जाएगा तो पूरा जाएगा, टूट सकता ही नहीं है। तो या तो 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, ऐसे कुछ भी जा सकता है, लेकिन कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। 1.5 जाने का मतलब आधा इलेक्ट्रॉन इधर रह गया, आधा इधर रह गया, जब ये टूट ही नहीं सकता, जा भी नहीं, जाएगा भी नहीं। ये जो गुण है, ये वाला गुण है, इसको हम क्या करते हैं, क्वांटीकरण। इसको 2 तरह से बोलते हैं,
आप हेडिंग डालो, फिर मैं नीचे लिखवा रहा हूं। हेडिंग डालें, फिर लिखें इसमें कि किन्हीं दो पदार्थों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, किन्हीं दो पदार्थों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण पूर्ण संख्या के रूप में होता है, इसे क्वांटीकरण कहते हैं। पूर्ण संख्या के रूप में होता है, इसे क्वांटीकरण कहते हैं। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसमें मान लीजिए चार्ज जो भी उत्पन्न हुआ Q, यदि इसे मान लीजिए मैं E मूल आवेश से भाग कर दूं तो पूर्ण संख्या मिलेगी। तो हम ऐसे भी डिफिनेशन इसकी तैयार कर लेते हैं। कैसे? आप ऐसा बोलते हैं कि किसी भी आवेश का कुल आवेश सदैव मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है, इसे क्वांटीकरण का नियम है, क्वांटीकरण का सिद्धांत या आवेशों के क्वांटीकरण का गुण कहते हैं। तो चलिए बेटा, लिख लिया। चलिए ठीक है, तीसरी हेडिंग देखते हैं। तीसरी हेडिंग क्या है? आवेशों में योगात्मक गुण होता है। आवेशों में योगात्मक गुण होता है। योगात्मक गुण क्या है? योगात्मक गुण होता है, जैसे मान लो इसमें 10 कूलाम चार्ज है, मैं माइनस का 2 कूलाम चार्ज और दे दूं तो अब इसका प्लस का 8 कूलाम आवेश हो जाएगा, सीधे जुड़ेंगे। तो माइनस का 2 कूलाम चार्ज है मैंने दिया, या प्लस का 2 कूलाम दे देता 12 कूलाम हो जाता। ऐसे करके होता है। यानी अगर किसी भी, ये मान लीजिए कोई चार्ज है, इसमें मान लीजिए 10 कूलाम आवेश है, 2 कूलाम माइनस 2 कूलाम आवेश है, माइनस का 3 कूलाम आवेश है, मैं कहता हूं इसका कुल आवेश कितना है, तो सीधे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जोड़िए। Q1 का मान 10 कूलाम माइनस Q2 का मान माइनस का 2 कूलाम माइनस का 3 कूलाम, तो प्लस का 5 कूलाम बचा। ये योगात्मक का गुण कहते हैं इसको। इसको हम क्या करते हैं? योगात्मक का गुण। चलिए बच्चों देखते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। लिख गया? चलिए ठीक है, चौथा गुण देखते हैं। 4-5 गुण है, 5-6 गुण, उन्हें देखते जाए। चौथा, आवेशों में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण होता है। प्रतिकर्षण का गुण होता है। लिखिए, हेडिंग डालें। प्रतिकर्षण का गुण होता है। देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है? इसमें क्या करता है? अब सेम चार्ज, सेम प्रकृति के चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो अपोजिट प्रकृति के चार्ज हो अथवा आवेश रहित हो, कोई चार्ज ना हो, तो इनमें आकर्षण का गुण होता है। आकर्षण का गुण होता है। ये चीजें होती हैं। यानी अगर सेम प्रकृति के चार्ज है, सेम प्रकृति के, यानी दोनों प्लस के हो तो दोनों माइनस के हो, तो इनमें आकर्षण का गुण होता है। और यदि अपोजिट चार्ज हो तो चार्ज ना हो तो उनमें आकर्षण का गुण होता है। ये आप हेडिंग डाल के लिखें और ऐसे ही लिख लें। यदि समान प्रकृति के दो आवेशित कण हो तो उनके बीच आकर्षण होगा, उनके बीच प्रतिकर्षण होगा। और यदि अपोजिट प्रकृति के दो चार्ज हो या पदार्थ हो तो इनके बीच आकर्षण होगा। तथा यदि किसी आवेशित पदार्थ के समीप अनावेशित पदार्थ रख दिया जाए तब भी इनके बीच आकर्षण होता है। देखिए बेटा, और इसका एक बढ़िया क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन इसका मैं बताऊं कि दो पदार्थ हैं P Q R, मान लो ये P है, ये Q है, ये R है। मान लो इनके बीच प्रतिकर्षण है, किनके बीच? P और Q। और मान लो इसके बीच आकर्षण है। एक बार पूछा था क्वेश्चन, तो बताइए इसके बीच क्या होगा? तीन वस्तुएं P Q R। यदि P और Q के बीच प्रतिकर्षण और P और R के बीच आकर्षण हो तो Q और R के बीच क्या होगा? अब सोचिए, अगर ये प्लस का है, ये भी प्लस आई का मान लें, अभी तो प्रतिकर्षण होगा। अगर ये प्लस का है तो ये कैसा मान लें? माइनस का। ये आवेश रहित मान लें तो आकर्षण होगा।
अब आप सोचो कि इनके बीच क्या होगा। अगर ये प्लस का तो ये भी प्लस आएगा, तो ये प्लस का और ये माइनस का, जो आवेश रहित, तो इनके बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। तो आपको बताना था कि इसमें आकर्षण होगा। इसका एक सवाल भी आप कर ले। चलिए ठीक है, पांचवा देखते हैं। ऐसे सवाल पूछते हैं, आप करते जाइए। पांचवा देखते हैं। पांचवा इसमें देख लें कि जब कोई चालक गति करता है, ऐसा मान लें, या कोई आवेशित पदार्थ, ये ऐसा लिख लें, आवेशित पदार्थ की गति का आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये लिख दीजिए। आवेशित पदार्थ की गति का आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एक उदाहरण दूं मैं, मान लीजिए कि ये आपको चाक दिख रही, चाक में मान लीजिए 2 कूलाम का आवेश है। अब इस चाक को मैं फेंक दूं, बहुत तेजी से गति करा दूं, तो इसके अंदर आवेश जो 2 कूलाम रखा है वो भी उसी तरह रखा रहता है, ना तो उसके आवेश में कोई कमी होती है और ना ही अधिकता होती। जैसा आवेश है वैसे गति कौन कर रहा है? आवेश थोड़ी गति कर रहा है, गति तो आवेशित पदार्थ कर रहा है। पदार्थ गति किया तो आवेश की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि इसका द्रव्यमान घट बढ़ सकता है, क्योंकि आपको गतिज द्रव्यमान का सूत्र पता है, m0 अंडर रूल 1 - v²/c², कम हो जाएगा। और जबकि इसका जो गतिज जो आवेश है, जो मूविंग आवेश है और जो स्थिर आवेश है, ये दोनों सेम रहता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो लिख लेना, आवेशित पदार्थ की गति का आवेशित पदार्थ की गति का, पदार्थ गति कर रहा है, आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए ठीक है, पांचवा लिखे होंगे। छठवां गुण देखते हैं। छठवां गुण बच्चों देखते हैं, आवेशित पदार्थ के आकार व आकृति। अच्छा, ये क्वेश्चन पहले ऐसे कर लें। मान लो एक छोटा है, ये बड़ा है, इसकी त्रिज्या दुगुनी। बताइए किसमें आवेश ज्यादा हो सकते हैं, ए पर कि बी पर? तो गेस करो। तो आप तो कुछ ना कह पाते, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आवेश जो होते हैं वो कितने आवेश गए अथवा कितने, वो कुल मिला के कितना इलेक्ट्रॉन गए अथवा कितने इलेक्ट्रॉन आए, कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ अथवा कितने इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, वो संख्या आवेश को व्यक्त करती है। मान लो इससे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हों, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ गए हों, तो इस पर तो आवेश ज्यादा हो गया, इस पर आवेश कम हो गया। मान लो किसी ने कुछ ना करा तो आवेश दोनों की 0 है। दूसरा, मान लो मैं ऐसे कर दूं, एक ऐसे कर दूं, फिर पूछूं बताइए किस पे आवेश कम है, किससे आवेश ज्यादा हो सकते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि आवेश तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की संख्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवेश को व्यक्त कर रही है। तो हम जो छठवां गुण होता है उसमें लिखा करते हैं कि आवेश चालक के आकार यानी छोटे बड़े, वह आकृति यानी जैसे ये, इन पर निर्भर नहीं करता। लिख लेना, हेडिंग भी डाल लेना और उदाहरण अपना ये दे लेना। चालक आवेशित पदार्थ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता। चलिए ठीक है, सातवां लिखें। सातवां में हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो आवेशों में, सातवें में हम लोग ये लिख सकते हैं कि आवेशों में प्रेरण का गुण होता है। प्रेरण का गुण क्या होता है कि जैसे मैं एक आवेशित पदार्थ रख दूं और इसके बीच पास एक अनावेशित पदार्थ रख दूं, इसमें कोई आवेश नहीं है, अनावेशित पदार्थ रख दूं, तो जो आवेशित पदार्थ होता है इसके कारण इसमें धीरे धीरे आवेश उत्पन्न होना चालू हो जाते हैं। ये जो घटना थी इसको हम क्या करते हैं, प्रेरण, यानी जो आवेशित पदार्थ होता है उसमें प्रेरण का गुण होता है। बच्चों ये 7 आपके गुण है आवेशों से रिलेटेड, और इन 7 को लिख लेना है। तो देखिए हम लोगों ने बीमा पढ़ ली, राशि पढ़ ली, मात्रक पढ़ लिया, अन्य मात्रक पढ़ लिया, संबंध पढ़ लिया, प्रकार पढ़ लिया, गुण पढ़ लिए।
अब चलिए अगली हेडिंग डाल लें, और एक दो हेडिंग और बची नहीं, फिर आवेश खत्म ही हो जाएगा। तो अगली हेडिंग हम लोग देख रहे हैं, तो अगली हेडिंग है प्रेरण के प्रकार, या ऐसे लिखिए आवेशन के प्रकार, लिखिए ज्यादा बढ़िया रहे, आवेशन के प्रकार। आवेशन के प्रकार, आवेशन क्या होता है? हाँ बच्चों, आगे हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग है आवेशन के प्रकार, यानी कोई अनावेशित पदार्थ है उसमें आवेश उत्पन्न हो जाए, इसे इस क्रिया को आवेशन कहते हैं। ये मान लीजिए एक निकाय है, पूरा एक सिस्टम है, इसमें मान लीजिए एक वस्तु रखी है जिस पे 10 कूलम आवेश है, यहाँ एक वस्तु रखी है जिस पर कोई आवेश नहीं है। तो अब क्या है कि इसमें आवेश कितनी प्रकार से उत्पन्न होगा, इसे हम आवेशन कहते हैं। अब ये नहीं कि सर अभी आपने बताया था ना आवेश उत्पन्न किया जा सकता और नहीं नष्ट किया जा सकता। अभी मैंने कहा किसी निकाय, जो निकाय होता है, निकाय पर आवेश नहीं उत्पन्न किया जा सकता। जैसे मान लो इसको मैं टच करा दिया तो इसमें 5 कूलम हो जाएगा, इसमें 5 कूलम हो जाएगा। पहले कितना चार्ज था? 10, अभी भी कितना चार्ज है? 10। तो कहाँ उत्पन्न और कहाँ नष्ट हुआ? बस ये है कि ये आपस में बांट लिए, जो चार्ज था उसको बांट लिए, उससे ज्यादा नहीं हो रहा ना उससे कम हो रहा। तो ये कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग आवेशन। आवेशन की सीधे डेफिनेशन ये, यदि किसी निकाय में उपस्थित, कोई भी निकाय है, एक सिस्टम है, उसमें उपस्थित किसी अनावेशित पदार्थ में आवेश उत्पन्न हो जाने की क्रिया आवेशन कहलाती है। किसी निकाय में उपस्थित, देखो बेटा, किसी निकाय में उपस्थित वस्तु में आवेश उत्पन्न हो जाने की क्रिया, आवेश उत्पन्न हो जाने की क्रिया को आवेशन कहते हैं। आवेशन मुख्यतः तीन प्रकार से किया जाता है। पहले घर्षण द्वारा, स्पर्श द्वारा, प्रेरण द्वारा। तो चलिए थोड़ा थोड़ा समझा दो। जब किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो क्या वो करता है, अगर परमाणु की संरचना आपको पता हो तो बीच में धनावेशित नाभिक होता है और इधर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसी सेम कंडीशन हम यहाँ समझे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, जब रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। जब ऐसे करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन इनके बीच स्थानांतरित हो जाते, जैसे इससे इसमें चले गए। पहले इसका चार्ज था 0, कोई आवेश रहित थे। अब मान लीजिए इससे 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो प्लस का 2 ये हो जाएगा, -2 ये हो जाएगा। अभी भी चार्ज कितना है? 0। तो कहाँ आवेश उत्पन्न हो? लेकिन इन दोनों में अगर देखा जाए, आवेश तो अभी भी संरक्षित है ना, लेकिन अब देखा जाए तो इसमें प्लस का उतना है, उसमें माइनस का है। इसमें प्लस का 2 और इसमें -2, लेकिन नेट आवेश अभी भी कितना है? 0। तो आवेश सदा संरक्षित रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इनमें चार्ज प्लस माइनस का उत्पन्न हो गया। तो ये जो इस तरह से चार्ज उत्पन्न हो गया, इसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो आपको कुछ ऐसे बोलना है कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, लिखो, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इनके बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो इनके बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इस कारण पदार्थ धन आवेशित व ऋण आवेशित हो जाते हैं। इसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। चलिए ठीक, लेकिन ध्यान देना, जितना एक में प्लस का उतना एक में माइनस में, नहीं तो आवेश संरक्षित नहीं रहेगा। क्योंकि आगे मैं एक क्वेश्चन करूंगा, फिर आप बता ले जाएगा, जितना प्लस का उतना ही माइनस। चलिए स्पर्श द्वारा देखते हैं। अब मान लीजिए इसमें चार्ज है, इसमें चार्ज है और इसमें चार्ज नहीं है। अब मैं क्या करूं, इससे इसको टच करा दूं, तो जो इसका चार्ज है, मान लो 10 कूलम है, तो टच कराने के बाद इन पर आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो 5 कूलम ये, 5 कूलम ये। पहले कितना आवेश था? 10। अभी भी कितना है? 10। अभी भी संरक्षित है। लेकिन अब जिसमें कोई चार्ज नहीं था उसमें चार्ज उत्पन्न हो गया। ये पूरा एक सिस्टम था। मैंने शुरू में लिखवाया था किसी निकाय में उपस्थित, कोई एक निकाय है, उसमें कोई उपस्थित एक वस्तु है, उसमें आवेश जो उत्पन्न हो रहा है उसे हम आवेशन कहते हैं।
तो स्पर्श द्वारा आवेशन हेडिंग डालो, उस पे लिखो। स्पर्श द्वारा आवेशन में बच्चों ऐसे लिखेंगे कि जब किसी एक आवेशित पदार्थ को अनावेशित पदार्थ से स्पर्श करा देते हैं तो अनावेशित पदार्थ में भी समान परिमाण व प्रकृति, ऐसा लिखो, समान परिमाण व प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब जैसा चार्ज यहां था प्लस का, तो इसमें भी प्लस का सेम वैल्यू भी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसे स्पर्श द्वारा आवेशन कहते हैं। चलिए ठीक है। तीसरी हेडिंग प्रेरण द्वारा। मान लीजिए एक आवेशित वस्तु मैं ऐसे ले लूं, एक आवेशित वस्तु ले लूं और दूसरा मैं क्या करूं, एक अनावेशित वस्तु ले लूं और इसके समीप रख दूं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसमें प्रेरण द्वारा यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का उत्पन्न हो जाएगा। और इसको धीरे धीरे अलग कर लो, इसमें इधर चार्ज माइनस का बना रहता और प्लस का बना रहता। तो ऐसे करके ये जो अनावेशित पदार्थ है इसमें भी आवेश उत्पन्न हो गया। इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो तुम ऐसे कहते हैं कि आवेशों में प्रेरण का गुण होता है। अतः जब किसी आवेशित पदार्थ को एक अनावेशित पदार्थ के समीप रख देते हैं तो अनावेशित पदार्थ भी या अनावेशित पदार्थों में भी प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार उत्पन्न आवेश को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न आवेश को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। हेडिंग डाल के लिखो। लेकिन बेटा इसमें ध्यान देना है, अगर ये धातु नहीं है, धातु को छोड़कर अन्य सभी पदार्थों में जो प्रेरण उत्पन्न होता है सदैव मूल आवेश से कम होता है। जैसे मान लो यहाँ 10 कूलम उत्पन्न होगा तो -9 कूलम उत्पन्न होगा, मूल आवेश से कम होता है। चलिए ठीक, लेकिन अपोजिट रहेगा। देखिए यहाँ सेम प्रकृति, यहाँ अपोजिट प्रकृति, यहाँ अपोजिट प्रकृति। अगर एक प्लस का तो दूसरा माइनस का, लेकिन ये प्लस माइनस सेम, वो प्लस माइनस अपोजिट, मतलब कम ज्यादा, अपोजिट तो है ही है। यहाँ सेम परिमाण और सेम प्रकृति, यानी तीनों को थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि किसी चालक में आवेशन किया जाता है, आवेशन की वह विधि बताइए जिसके कारण दोनों चालकों में समान प्रकृति व परिमाण का आवेश उत्पन्न हो। समान प्रकृति व परिमाण का आवेश उत्पन्न हो तो आवेशन की कौन सी क्रिया हो सकती है? तो आप तुरंत बताते स्पर्श द्वारा। या एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, ऐसे बन जाया करता है। क्वेश्चन ये बनता है कि प्रकृति विपरीत व परिमाण समान आवेशन की क्रिया हो सकती है। मान लो यही 3 ऑप्शन होते, A, B, C, और फिर मैं हो सकती है शब्द ये है तो मैं लिख दूं AB हो सकती है, दूसरा मैं दे दूं BC हो सकता है, तीसरा मैं दे दूं, तीसरा नंबर दे दूं AC हो सकता है, चौथा दे दूं, चौथा इसमें ऑप्शन दे दूं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और BC कर दिया जाए। BC भी हो गया। चलो चौथा इनमें से कोई नहीं कर दिया जाए, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन कौन से हो सकते हैं? प्रकृति समान परिमाण, प्रकृति विपरीत परिमाण समान है। तो प्रकृति विपरीत तो यार इसके होते हैं, प्रकृति विपरीत इसके होते हैं, लेकिन परिमाण समान होने चाहिए। मतलब अगर ये प्लस का 2 है तो ये भी है, जैसे ये 10 का तो ये भी 10। तो यार ये भी तो हो सकता है अगर धातु होता। सोचो अगर ये धातु का है तो ये भी तो -i का 10 होता। इसका मतलब आपका A और C हो सकते थे, ये विकल्प हो जाता। अगर ये धातु नहीं है, अगर ये धातु नहीं है तो फिर 100% केवल एक ही ऑप्शन सही वो ये है। जैसे और ऑप्शन तो फिर हम इनमें से कोई नहीं पे टिक कर देते। ऐसे करके होता है। चलिए, मतलब आपने पहले से कर लिया रहा होगा। अरे बच्चे तो भगवान के रूप है। होते ही है। चलिए ठीक है, हमने आवेशन के प्रकार भी पढ़ लिए। अब कुछ चीजें और देखते हैं। आवेशन के प्रकार हो गए, इसके बारे में हम कुछ डिटेल और लिखें।
बच्चों आगे अगली हेडिंग डाल लो बेटा, वैद्युत आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना। चलिए 2-3 पॉइंट इसके बारे में बात कर लें। देखिए आवेश आपने पढ़ा था कि आवेश संरक्षित रहता है, आवेश सदैव क्या रहता है, संरक्षित। लेकिन द्रव्यमान जो है आवेश संरक्षित रहता, हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता। क्योंकि जब हम मान लीजिए कोई भी वस्तु है उसको बहुत तेजी से गति करा दे, बहुत तेजी से गति करा दे, तो उसका द्रव्यमान घटने लगता है। यानी द्रव्यमान तभी तक संरक्षित है जब तक वो स्थिर है। द्रव्यमान तभी तक बेटा संरक्षित है जब वो विराम में या बहुत कम वेग से चल रहा है, यानी द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता। ये बहुत या तो वो विराम में है या बहुत कम वेग से गति करे तब द्रव्यमान संरक्षित है, अन्यथा द्रव्यमान संरक्षित नहीं। लेकिन आवेश सदैव संरक्षित है, चाहे इतनी तेज से गति कराओ इसका जो चार्ज होगा वही बना रहेगा, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है वो घटने लगेगा। चलिए द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अगला हम देख लें, आवेशों में क्वांटीकरण का गुण होता है। आवेशों में क्वांटीकरण का गुण होता है। क्वांटीकरण क्या है, अभी मैंने बताया था कि जब दो पदार्थों के बीच इलेक्ट्रॉन जाएंगे पूर्ण संख्या के रूप में जाते हैं, इसे हम क्वांटीकरण कहते हैं। लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो सतत होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन गए, ऐसा हो सकता है। लेकिन द्रव्यमान जो होता है यार, आप जैसे अपने आप को तौलते हो तो पूर्ण संख्या के रूप में थोड़ी निकलोगे। या हम कोई द्रव्यमान कोई वस्तु किसी को देते हैं तौल के तो पूर्ण संख्या हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अब आपको 3.5 किलो चीनी लेना है यार, तो 3.5 किलो मिल जाएगी ना। मतलब हम सतत कहते हैं इसको, सतत होता है द्रव्यमान, सतत होता है, क्वांटीकरण के रूप में नहीं रहता। चलिए ठीक है, एक और लिख लें, जो आवेश होता है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, जीरो होता है। लेकिन द्रव्यमान ऋणात्मक नहीं हो सकता। द्रव्यमान ऋणात्मक होगा क्या? हम अपने आप को तौले माइनस का 15 आएगा क्या? ऊपर तराजू, हम बैठे तराजू ऊपर उठ जाएगा क्या? नहीं होता। द्रव्यमान ऋणात्मक नहीं होता, जीरो नहीं होगा। द्रव्यमान सदैव पॉजिटिव होता है, द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है। ये हमने पढ़ा आवेश तथा द्रव्यमान के बीच तुलना, कैसे इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, वो चीज हम लोगों ने समझा। लिख लो बेटा, इसको भी लिखो, उतारो। हाँ बच्चों, और आगे देखते हैं। आवेश को हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं बच्चों। लगभग आवेश के बारे में जो मुझे बताना था मैंने लगभग बता दिया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और देख लीजिए। इसमें पहली इंपॉर्टेंट नोट्स है क्वार्क। क्वार्क आपका मिला करता है, ये क्या है? तो चलिए थोड़ी समझते। अभी मैंने एक बात आपसे करी थी कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, जो आपकी इच्छा हो, मर्जी, जो भी करना है कर ले, उसके टुकड़े कर ला। तो आप कहते हैं कि नहीं हो सकता। ये मैंने कहा था कि ऐसा नहीं संभव। उसको चाहे आग में झोंक दो, बम ब्लास्ट कर दो, जो यार जो आपके दिमाग में दौड़ रहा हो कर डालो, उसको तोड़ नहीं सकते। 100 वर्षों के लिए कहीं रख दो, 100 वर्ष तक ही उसे लगातार आग में रखे रहो, जब निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन, उसके टुकड़े संभव नहीं। लेकिन देखिए कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा ये जो मूल कण है, इनको हम फंडामेंटल जो क्वांटिटी हमने कह दी